अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर तक हम लोग करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस कवर कर चुके हुए हैं। लास्ट लेक्चर हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर था। रेजिस्टेंस के बारे में हमने बड़ी सारी बातें की थी। वी डिफाइंड इट एज वोल्टेज पर करंट, ठीक है, वी ओवर आई। अच्छा, दिस इज एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओम्स लॉ, डेफिनेटली। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसका कॉज जाना था। जनाब, कॉज क्या है? कॉज था इसका एटॉमिक वाइब्रेशन। डायरेक्ट एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उस वाइब्रेटिंग एटम से, मतलब एक वाइब्रेटिंग एटम से दूसरे वाइब्रेटिंग एटम तक जाना है, वहां पे इसकी एनर्जी की लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट इज बेसिकली रेपिडाइजेशन। One another reason was intercollision between the charged carriers, electrons. Definitely बड़े सारे चार्ज कैरियर जा रहे हैं तो आपस में उनको रिपल्जन तो रखेंगे। रेजिस्टेंस में सर्टेन फैक्टर्स थे जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। एक फैक्टर उसमें टेम्परेचर था। मैंने कहा था कि देखिए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है किसी कंडक्टर की, क्योंकि एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ जाती है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी जाए किसी भी तरह, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखी जाए, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, उनका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये मोस्ट क्यों बोला, ये आज हमने पढ़ना है ओम्स लॉ वाली चीज। अलबत्ता ऐसा जरूर है कि देर आर कंडक्टर्स, डिफरेंट कंडक्टर्स, तो सबकी जो रेजिस्टेंस ऑफर करने की प्रॉपर्टी है वो अलग है। उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। सो देर आर सर्टेन मेटल्स जो कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, देर आर सर्टेन मेटल्स जो कि लेसर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे। अदर फिजिकल फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही थी वो थी लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है रेजिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टर जो हमने फॉर्मूला बनाया था, दैट वाज रो एल ओवर ए। ये रो जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेंथ एंड ए सैंपल पे डिपेंड कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। बाद में आखिर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेजिस्टर देखे थे, फिक्स, वेरिएबल, पोटेंशियोमीटर, कमिश्नर एंड एलडीआर। जब हम डीसी सर्किट्स को तरीके से स्टार्ट कर लेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि क्या है, इनका यूज किस तरह है। मोस्टली हम फिक्स रजिस्टर को ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंस क्या रखता है? सबसे पहले ओम्स लॉ वुड रिलेट वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों चीजों का आपस में एक ताल्लुक क्या है वो पता चलेगा हमें। वोल्टेज इन करंट का तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। मैंने कहा था वो भी एक्सट्रैक्शन कहाँ से थी, ओम्स लॉ से थी, तो उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए। दूसरा, आप जब भी डीसी सर्किट को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास सॉल्व करने का एक ही मिलेगा, ओम्स लॉ, ठीक है जी। ओम्स लॉ के थ्रू ही हम कंबाइंड रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे। ओम्स लॉ के थ्रू ही हम डिविजन ऑफ वोल्टेज इन करंट देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ है। देखें, स्टेटमेंट लिख लेंगे। अब स्टेटमेंट लिखेंगे मेरे साथ साथ कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, current is directly proportional to the applied potential. Applied potential as in voltage, कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, एक मजेदार सी चीज, यहाँ पे एकदम टेम्परेचर आ गया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिख दिया, रेजिस्टेंस की बात क्यों लिखी? देखो, अल्टीमेटली इसने रेजिस्टेंस की बात की है, ढके छुपे लफ्जों में। कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो इन शॉर्ट ओम साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो उसका करंट है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। नॉट जस्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, लीनियरली इंक्रीज होगा, विद अ कांस्टेंट रेट इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं कि जनाब करंट जो है इट्स प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, एंड डेफिनेटली जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया था, तो कांस्टेंट हमने लगाया था, रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं कंडक्टर की, तो यहाँ पे 1/R, 1/R इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होगा, एंड सो ऑन, ये वाला रिलेशन है। तो यहाँ से आपके पास ये फेमस रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर। यूजली क्या होता है कि जब कहा जाता है बच्चों को जनाब वोल्टेज को डिफाइन कर दो, तो बोलते हैं सर V इज इक्वल टू आई आर। ये डेफिनेशन नहीं है, V इज इक्वल टू आई आर इज जस्ट द रिलेशन दैट्स रिलेटिंग वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये बात जरूर है कि हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए इसी रेशो का इस्तेमाल करते हैं, कि यहाँ से मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि जनाब सिंस V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं ये लिखूंगा, बहुत ही कॉमन सी बात है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा जनाब आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ये मैथमेटिकली हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। अब ये जो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई है, इसको हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए यूज कर देते हैं, लेकिन करंट को डिफाइन करने के लिए मैं कभी भी ये यूज नहीं करूंगा, कैलकुलेशन के लिए डेफिनेटली हम यूज कर देंगे ना। अब ओम्स लॉ क्या कहना चाह रहा है, लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन का मतलब ये है, अच्छा पहली बात तो ये है कि देखो, हर जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ फॉलो ना करने का ये मतलब नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा, नहीं, वोल्ट आप किसी भी कंडक्टर की बात कर लो, वोल्टेज बढ़ाने से करंट लाजमी तौर पे बढ़ेगा। लीनियरली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ये ओम्स लॉ की बात है। तो वो कंडक्टर्स जिसके अंदर करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द वोल्टेज, ठीक है, दे आर रेफर्ड एज ओमिक कंडक्टर्स। और वो कंडक्टर जिसमें नॉन लीनियर बिहेवियर आ जाता है, वो आपके पास कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अंदर भी फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट बढ़ेगा, लीनियरली नहीं बढ़ेगा। अब इसको ग्राफ बना करके देखेंगे, पहले ये बात हम लिख ले। द कंडक्टर्स that follows Ohm's law, that follows Ohm's law are referred as ohmic conductor। ठीक है, ओमिक कंडक्टर का सीन क्या है, सीन ये है करंट इंक्रीजेस लीनियरली विथ वोल्टेज। आप पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे, लीनियरली करंट बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे हुक्स लॉ वाली कहानी थी ना। देखो जहां पे भी आपके पास लीनियर रिलेशन आ जाते हैं, हुक्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इनकी मैथमेटिक्स, इनके ग्राफ्स, इनके ग्रेडियंट्स एक जैसी बातें कर रहे हो। ठीक है ना। अच्छा दूसरा, मैंने कहा द कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, वो आपके पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे फिलामेंट लेंथ की हम एग्जांपल पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि द कंडक्टर्स which do not follow Ohm's law are referred as नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का सीन क्या है, ये वाली बात भी लिख दीजिए, करंट इंक्रीज होगा नॉन लीनियरली। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे करंट इंक्रीजेस
नॉन लीनियर ठीक है विद वोल्टेज। तो ये चले अब इन सारी बातों को हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं ठीक है। हम इनको आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी कह रहे होते हैं। तो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ ओमिक कंडक्टर्स के लिए ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए मैंने कहा आईवी ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर्स। अब यहाँ पे बिल्कुल वही वाली मैथमेटिकल चालाकियां हैं एग्जामिनर की जो ये हुक्स लॉ में हमने पढ़ी थी एक्सेस वाली ठीक है ना। तो देखें आपके पास एक्सेस कुड बी ड्रॉन आई वर्सेस बी या फिर बी वर्सेस आई ठीक है। अगर मैंने कहा एक्सेस को पूरा कर दूं ठीक है ना। हमारे पास लेबलिंग जनरली क्या होनी चाहिए वोल्टेज क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ऑन द एक्स एक्सिस एंड करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है ऑन द वाई एक्सिस। ना इसी से बात शुरू करते हैं कि ओम्स लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई कंडक्टर ओमिक कंडक्टर है ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है उसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान ताल्लुकात सीधे रहेंगे मतलब लीनियर रहेंगे। करंट इज इंक्रीजिंग लीनियर। अब यहाँ पे डेफिनेटली जब हम किसी भी ग्राफ को बना लेते हैं तो ग्राफ को बनाने के बाद हमें एक और चीज चाहिए होती है कि इसका ग्रेडियंट कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें ग्रेडियंट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन है रेजिस्टेंस की। लेकिन रेजिस्टेंस किस तरह रिलेटेड है देखो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर यू यू गॉट करंट एक्स एक्सिस के ऊपर यू गॉट वोल्टेज। अब जब आप ग्रेडियंट निकालते हो तो ग्रेडियंट वुड बी आई ओवर वी that would be equal to 1 over r मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अगर इसका ग्रेडियंट आ रहा है 20 तो रेजिस्टेंस वुड बी 1 over 20 राइट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास वी आई ग्राफ है तो वी आई ग्राफ के अंदर कहानियां क्या हो जाएंगी चेंज होगी। चेंज ये हुआ कि जब आपने एक्सिस को स्वैप किया तो आपके पास जो ग्रेडियंट है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये बात हमें रिलेशन वही रहेगा लीनियर रिलेशन है स्ट्रेट लाइन रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। सिर्फ ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया आपके पास क्या मैग्नीट्यूड भी नहीं सॉरी ग्रेडियंट की जो वैल्यू है जिस तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें फर्क आ गया। अब अगर आप इसके ग्रेडियंट की बात करोगे तो इसका जो ग्रेडियंट है वो डायरेक्टली आर के बराबर ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट को आप देखोगे कि दिस इज इक्वल्स टू आर क्योंकि ये हो गया वी ओवर आई वाई ओवर एक्स के हिसाब से इक्वल्स टू आर। अब अगर मुझे इसी ग्राफ के अंदर कंपेयर करना है लेट्स से आई एम कंपेयरिंग टू डिफरेंट रेजिस्टर्स तो एक तो रेजिस्टर आपके पास ये बना हुआ मैंने कहा इस रेजिस्टर को मैं नाम ए का दे देता हूँ ठीक है। अगर मैं एक दूसरा रेजिस्टर लेकर आता हूँ विच हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस तो लेट्स से कि मैंने कहा ये बना दिया रेजिस्टर बी। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपना पहला वाला ग्राफ देखूं तो ग्रेडियंट जिसका ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी अकॉर्डिंग टू द इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि जनाब रेजिस्टेंस जो है वो ए की ज्यादा है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ बी। द रीजन है ग्रेडियंट ए का कम था तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी इनवर्स रिलेशन। लेकिन दूसरे वाले ग्राफ के अंदर आई वी वी आई ग्राफ के अंदर जब मैं इस बात को प्लॉट करूंगा तो अंडरस्टैंड की बात यह है कि वो आपके पास एक लेसर ग्रेडियंट हो जाएगा और हम इसको इस तरह प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है ए ठीक है।
ये तो था आपके पास ओमिक कंडक्टर से रिलेटेड बात। अब देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होंगे। नॉन ओमिक कंडक्टर में एक रिलेशन हम पढ़ते हैं फिलामेंट लेंथ का। ठीक है, अगर आप फिलामेंट लेंथ को देखो तो जो हम अपने सिलेबस में या फिर जिस तरह की हमें सिचुएशन दी जाती है वो ये कि फिलामेंट लेंथ दैट obeys Ohm's law to a certain value of voltage and current and beyond that value वो प्रोपोर्शनैलिटी को बैठता है ओमिक बिहेवियर से बाहर आकर के नॉन ओमिक बिहेवियर शो करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोगों ने हुक्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि प्रोपोर्शनैलिटी छोड़ देता है और उसके बाद नॉन लीनियर हो जाता है। तो अगर मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊं यहाँ पे आपके पास फिलामेंट लेंथ के हवाले से। अच्छा मैं एक साथ ही अब ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने कहा फिलामेंट लेंथ एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स एंड एक ही ग्राफ बनाऊंगा मतलब वी आई ग्राफ। अब ये बात अंडरस्टूड हो गई है कि अगर एक्सिस स्वैप हो जाएंगे तो ग्रेडियंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ग्राफ चेंज इट्स पाथ ग्रेडियंट। चलो जी, एक्सिस बनाओ। अगर आपके पास ये वाला ग्राफ आ जाता है आई वी ग्राफ, वी आई ग्राफ, और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। चेंज क्या हो रहा है, मैंने कहा कि इनिशियली दी जो भी हमारे पास कंडक्टर था इनिशियली इट वाज ओबेइंग ओम्स लॉ। तो जनाब इनिशियली इट वाज अ स्ट्रेट लाइन और उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज उसने नॉन ओमिक बिहेवियर शुरू किया। तो वो कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या चीज है कि वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई टिल विच वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो देखो अगर आप इस वैल्यू को देखो, जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी थी ये यहाँ तक ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था। बियॉन्ड दिस पॉइंट अगर आप देखो तो ग्रेडियंट आपके पास चेंज होता चला जा रहा है। अगर आप ग्रेडियंट को बनाओ यहाँ पे तो ग्रेडियंट आपके पास ग्रेडियंट आपके पास स्टीपर होता चला जाएगा, ठीक है ना, कम होता चला जाएगा। सॉरी ये तो हमने उल्टा ग्राफ बना दिया, ग्रेडियंट में बढ़ना है ना रेसिंग बढ़ेगी। एक्सेस कन्वर्शन यहाँ पे करंट हमने ड्रॉ कर रखा हुआ है एंड इधर वोल्टेज है। ठीक है, तो आपके पास ग्रेडियंट कम हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ग्रेडियंट का कम होना भी अगर हम यहाँ पे शो करें तो मैंने कहा था ग्रेडियंट देखो यहाँ पे इस तरह डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ठीक है, तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग मतलब रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। और अगर ये एक ओम्स लॉ मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होता तो यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन भी बिल्कुल नहीं आती। ठीक है ना, तो इसकी डिटेल्स थोड़ी सी डिटेल्स में लिख दूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। अगर मैंने कहा वी नॉट और यहाँ पे करंट था आई नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूड ये करेंगे कि टिल द वैल्यू हम लिख रहे हैं टिल द वैल्यू ऑफ V is equals to V naught, the conductor obeys Ohm's law ठीक है for the values above V naught। जब वोल्टेज V naught से ज्यादा हो जाता है
The conductor shows non-ohmic behavior. Non-ohmic behavior, ठीक है। और किस तरह शो हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है एंड ग्रेडियंट डिक्रीज हो, ठीक है। अब ये थी ओम्स लॉ की ग्राफ्स की हद तक की बात है। अब ओम्स लॉ से मैथमेटिकल रीडिंग कुछ ले लेते हैं, वी आई आर को रिलेट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी तीन चीजें आपस में रिलेशन में हो, जैसे वी आई आर, और आप कंपेयर कर रहे हो, आप रिलेशन में कर रहे हो, तो तीन में से एक चीज को आपने रखना है कांस्टेंट, और उसके बाद जाकर के आप जो है वो क्या कहते हैं, दो चीजों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ के साथ साथ एक चीज में एंटर हो रहे हैं, दैट इज डीसी सर्किट्स, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ को भी समझेंगे एंड डीसी सर्किट्स का भी ओरिएंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग ले लेता हूँ कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से डीसी सर्किट्स, एंड सर्किट्स के थ्रू हम ओम्स लॉ को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले सर्किट कहते हैं, कैसे आप सर्किट कहते हैं, सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, बैटरी, पावर सप्लाई, कनेक्टिंग वायर्स, कंपोनेंट, स्विचेस, मीटर्स, वोल्टमीटर्स, एमीटर्स, ये सारी चीजें जब आप एक किसी कनेक्टेड एक स्कीमेटिक के अंदर बनाते हैं, आप इसको सर्किट कह रहे होते हैं, ठीक है ना। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन इन अ सर्किट। आपके पास सर्किट कुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड सर्किट कुड बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ठीक है ना। तो पहले सीरीज कनेक्शन देखते हैं हम, और उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग ओम्स लॉ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन। लेट मी बोरो द डायग्राम्स, अपने डायग्राम को बनाने में हमारा टाइम ना लगे, तो इसी डायग्राम ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ। चलिए, here we have a series connection। देखो, सीरीज कनेक्शन किसे कह रहे हो, जब आपके पास कंपोनेंट जो है वो एक के बाद एक लगे हुए, ठीक है ना, इन अ सिंगल वायर, इन अ सिंगल कनेक्शन, आपके पास अगर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो दैट पर्टिकुलर कनेक्शन वुड बी रेफर्ड एज अ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, तो आपके पास तीन रेजिस्टेंस मैंने लगा रखे हुए हैं, तीनों की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, सेम वैल्यूज हो सकती है। मैंने इसको कहा दिस इज R1, इसको कहा मैंने R2, और इसको कहा मैंने R3, ठीक है। सीरीज कनेक्शन की निशानी ये है, सीरीज कनेक्शन में, क्योंकि देखो ये वाला वायर आया, इस कनेक्टर को, इस कंपोनेंट को जोड़ा, इसी से जो वायर निकल गया उसमें दूसरा, इसी से जो वायर निकल गया उसमें तीसरा, एंड सो ऑन, जितने भी कनेक्टर, जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास लगे होंगे। अब देखो, जो चार्ज यहाँ से चला था वो इससे गुजरा, इससे गुजर के इस वाले कंपोनेंट से गुजरा, फिर वायर के थ्रू इसी कंपोनेंट से गुजरा, तो मैं ये बोलूंगा कि सेम चार्जेस से गुजर रहे हैं। तो अगर सेम चार्जेस गुजर रहे हैं, तो जो करंट फ्लो रेट है वो सब में क्या रहेगा आपके पास, सेम। करंट इन अ सीरीज सेम क्यों रहता है, रीजन ये है कि भाई और कोई जाने का रास्ता है नहीं। अगर यहाँ पर आप कोई दो बेस बना के देखो, या तो यहाँ निकल जाओ या तो यहाँ निकल जाओ, तब उसके पास होती है, ट्राई करता है कि भाई कहाँ जाना चाहिए। अभी उसके पास एक ही रास्ता है, कितने ही कॉम्पोनेंट्स लगा दें, रास्ता उसके पास एक ही है, तो करंट डिवाइड नहीं होगा। अब जब करंट डिवाइड नहीं होगा, तो वोल्टेज इस बात का फायदा उठा करके वोल्ट डिवाइड हो जाता है एट ईच कॉम्पोनेंट, हर कंपोनेंट पे वोल्टेज डिवाइड होता है। रीजन ये है कि अ सिंगल चार्ज इज फ्लोइंग, तो उसने इसको भी एनर्जी दी, इसको भी एनर्जी दी, इसको भी एनर्जी दी, तो एट एवरी पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर अ कंपोनेंट जो पोटेंशियल था वो डिफरेंट रहा एक कंपोनेंट के हवाले से। इस वजह से करंट रिमेन सेम इन अ सीरीज सर्किट एंड वोल्टेज ड्रॉप एट एवरी कंपोनेंट।
अब ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है उसको हमने यहाँ पे V1 V2 V3 का नाम दे दिया हुआ है, और मैंने कहा जो टोटल पोटेंशियल मैंने दिया था दैट वाज VT। तो एक चीज जो हमने इसकी जो हम चीज समझ रहे हैं वो ये कि इन अ सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स सेम। कि भाई अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट आ जाए और तुम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, और आएंगे ऐसे सर्किट जहाँ पे तुम इतने कंफ्यूज हो गए सीरीज है पैरेलल है, तो देख लेना करंट सेम जा रहे हैं। सिमिलर जाना अलग बात है, भाई 0.5 इसमें से भी गया 0.5 इसमें से भी गया ना, जो 0.5 इसमें से गया था वही 0.5 दूसरे में से जा रहा है, मतलब वही सेम करंट जा रहा है, तो मतलब दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या है, इन सीरीज लगे, ठीक है ना। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप्स एट एवरी कॉम्पोनेंट, एट एवरी कॉम्पोनेंट। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया है, क्या ये सेम होगा सब में? क्या ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया था इसकी वैल्यू सबको बराबर का वोल्टेज मिलेगा ना? दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब यहाँ से वो अंडरस्टैंडिंग ओम्स लॉ वाली बात हम कह रहे थे कि ओम्स लॉ को हमने समझ लिया, तो ओम्स लॉ को यहाँ पे समझे देखिए। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके पास V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब अगर मैं एक सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली करंट मेरे पास कांस्टेंट फैक्टर हो गया है, ठीक है। तो कांस्टेंट फैक्टर होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप, द पोटेंशियल ड्रॉप एट अ component is proportional to value of the resistance। अब जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे कि जनाब ये R1 जो था दैट वाज 10, R2 हमारे पास था 2 ohms, और R3 जो था वो हमारे पास था 40 ohms, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मैं वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 40 ओम से सबसे ज्यादा वोल्टेज उसमें खा जाना है, सबसे कम रेजिस्टेंस R2 है, आप 2 ओम्स का आप उस वैल्यू को सबसे कम वोल्टेज मिलना है। तो हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से मैं लिखूंगा कि देखो V2 जो है वो V3 जो था वो सबसे बड़ी वैल्यू थी, उससे छोटी वैल्यू आपके पास थी V1 जो उससे छोटा रेजिस्टर था, एंड सबसे छोटा जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आया था वो V2 के ऊपर आया था। और अगर इन तीनों वोल्टेजेस को मैं मिला दूंगा तो डेफिनेटली जो टोटल पोटेंशियल मैंने दिया था ये उसके बराबर आ जाना चाहिए। ये बात फिक्स है, ये बात हम जो पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ी थी तब से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। अगर तो ये तीनों इक्वल वैल्यूज की होगी, फॉर एग्जाम्पल 10 ओम्स 10 ओम्स एंड 10 ओम्स, तब आप कहते हैं हाँ जी सबको इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलेगा क्योंकि कंजम्पशन सबकी सेम है, दो 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 40 40 40 का सेम वैल्यू लगा रहे हैं। अब एक नुकसान सीरीज सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने का ये है कि देखो हर कंपोनेंट इज पार्टिसिपेटिंग एज अ पाथवे टू द करंट। एक कंपोनेंट खराब हो गया तो इसके पास भी करंट नहीं पहुंचेगा, तो एक फॉल्टी अपैरेटस एक फॉल्टी कंपोनेंट की वजह से आपके पास पूरा सर्किट जो होगा वो बंद हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 बल्ब लगा दिए होते और एक बल्ब खराब हो जाता, चाहे दूसरा चाहे पहला चाहे आखिरी भी खराब हो जाता, तो बेटा पहले दो को भी करंट नहीं मिलेगा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट का पाथ यहाँ से भी टूटेगा तो करंट पूरे ही सर्किट में रुक जाएगा, ऐसे नहीं कि सर यहाँ तक तो आ जाए ना, वो जहां थे चार्जेस वो वहीं रुक जाएंगे आपके पास। एक ये नुकसान आपके पास सीरीज सर्किट का है। इस नुकसान को ओवरकम करने के लिए अलबत्ता एक चीज यहाँ से वाजे हो जाए कि अगर मुझे वोल्टेज डिवाइड करवाना तो मैं सर्किट रेजिस्टेंस को लगाऊंगा सीरीज के अंदर। ये बात हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ते वक्त की थी ना कि जनाब क्या था कि रेजिस्टेंस आर प्लेस्ड इन अ सर्किट टू कंट्रोल द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे करंट को तो सेम रखा लेकिन वोल्टेज डिवाइड किया, जब कंपोनेंट में वोल्टेज डिवाइड करना होता है कैसे लगाएंगे, सीरीज के अंदर लगाना, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल की तरफ हम
हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ से समझ। अगेन डायग्राम जरा यहाँ से उठा लेते हैं, बैक बच जाएगा हमारा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं जब आपके पास किसी एक सिंगल वायर से मल्टीपल पाथवेज निकल रहे हो, 2 3 4 10 जितने भी, और हर डिफरेंट पाथवे पे डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट जो है वो प्लेस हुए हुए जिस टाइप दिस। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को अगर मैं हटा देता हूँ, ये प्रीवियस एग्जाम्पल की वैल्यू थी, तो ये हम बाद में अपनी वैल्यू को हम रखेंगे 10 2 40 उसी को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास एक वायर था सिंगल, जिसमें करंट जा रहा था आईटी। ये जो मैंने एमीटर लगाया है, ये आईटी की गुजरगाह से लगा हुआ है, तो इस एमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही होगी वो टोटल करंट की आ रही होगी। इसके बाद आया जंक्शन, ये आपके पास कहलाता है जंक्शन। जंक्शन क्या है बेटा, जंक्शन आपके पास है वो पॉइंट जिसके बियॉन्ड मल्टीपल कनेक्शन आपके पास वायर्स के निकल रहे हैं। अब जंक्शन को मैंने कहा लेट्स से कि दिस वाज जंक्शन एक्स और ये आपके पास जंक्शन वाई है, ठीक है। जंक्शन पे आने के बाद जो एक टोटल करंट मेरे पास फ्लो कर रहा था, अब उसके पास तीन मुमकिन रास्ते हैं, I1 मतलब 1 2 and 3, और हर रास्ते पे एक रेजिस्टर आपके पास लगा रखा हुआ है। तो आपके पास करंट यहाँ से भी जाएगा I1 के फॉर्म में, यहाँ से भी जाएगा I2 के फॉर्म में, और यहाँ से भी जाएगा I3 के फॉर्म में। तो इन शॉर्ट में कहूंगा जो IT था वो जंक्शन पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीन डिफरेंट स्मॉलर करेंट्स के अंदर। अब हर पाथ से यहाँ से पूरा I1 चल के इधर आया था, यहाँ से I2 इधर आया था, और यहाँ से I3 इधर आया था। जब ये तीनों करंट यहाँ से फ्लो करेंगे तो ये दोबारा IT बना चुके होंगे, यहाँ से भी यहाँ पे डिवाइड हुए थे, यहाँ पे मिलकर के दोबारा IT बने। ठीक है जी। ना अगेन द क्वेश्चन है, पहली वो बात है करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये बात हम लिख लेते हैं पहले कि करंट डिवाइड्स इन अ पैरेलल सर्किट। क्यों डिवाइड हो रहा है ये भी हमने लिख लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। करंट जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। और फिर हम ये कहते हैं कि वोल्टेज सेम है। अब वोल्टेज क्यों सेम है, वोल्टेज जब सवाल किया गया था वोल्टेज सेम रहेगा, मतलब इस जितना वोल्टेज R1 को मिल रहा है उतना वोल्टेज R2 को मिलेगा, उतना वोल्टेज R3 को मिलेगा। मतलब दिस टाइम आई वोंट बी राइटिंग V1 V2 V3, इसको भी वोल्टेज V मिला था, इसको भी वोल्टेज V मिला था, और इसको भी वोल्टेज V मिला था। कमाल की बात है कि ये है कि अगर मैं बोलूँ तो V1 V2 और V3, तो और VXY जो टोटल वोल्टेजेस मैंने दिए थे, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ना जो टोटल वोल्टेजेस आपने दिए थे ना पूरे कॉम्बिनेशन को, उसको आपने VXY का नाम दिया, ठीक है। तो इंडिविजुअल वोल्टेजेस भी वही है, मतलब VXY, V1 भी वही है, V2 भी वही है, V3 भी वही है। वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज रिमेन्स द सेम। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों वोल्टेज सेम क्यों रहेगा। तो देखिए आसानी लफ्जों में बोलते हैं सर, वो एक्चुअली क्या है कि IR का रेशियो जो ना आपके पास वही निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्यों निकल रहा है, मैथमेटिकल रीजन, कॉन्सेप्चुअल रीजन देखो। हमने कहा था वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस टू पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट हो जाएगी और एक पॉइंट हो जाएगी एक्स। इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा था VX1, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो। अब अगर R1 को देखो तो R1 भी इन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस है, इसको वोल्टेज VX1 मिलेगा। R2 भी इन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस है, R3 भी इन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस है। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि दो पॉइंट्स के दरमियान तीन कंपोनेंट्स है और तीनों को अलग अलग वोल्टेज, क्योंकि दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज तो आपके पास सेम रहेगा। तो इस वजह से आपके पास वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा, रट्टा ना लगाना, कॉन्सेप्ट याद करो। रट्टा लगाओगे तो हमेशा भूल जाओगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट याद रखो क्यों सेम है भाई, क्योंकि पोटेंशियल मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान है, तो वो तो सेम रहेगा, ठीक है। अब ये जो करंट हमने डिवाइड किया है, क्या ये करंट इक्वल डिवाइड हो रहा है, इक्वली नॉट, मतलब इक्वल तो नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा ओम्स लॉ के ऊपर, ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर।
अब यहाँ पे ओम्स लॉ वाली चीज आ जाती है। देखो आपके पास V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। और अगर मैं आई को सब्जेक्ट बना लूँ, क्योंकि मैं करंट की डिवीजन देख रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा V ओवर आर, ऐसा हिसाब किताब है। अब ये जो V है, ये तो हमने रखा हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कह दिया? क्योंकि सब में सेम है, तो मैंने कांस्टेंट के तौर पे रख दिया। तो यहाँ से हमारी कंक्लूजन ये रही कि जनाब देखें, करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस, उसमें करंट कम जा रहा होगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं। करंट डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। अब सेम और वी रेजिस्टेंस सब में, मतलब तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जो मैंने लगाए हुए, मेरे का तीनों की एक ही वैल्यू 10 ओम के लिए, डेफिनेटली सब में करंट जो है ना वो एक एक मतलब बराबर जा रहा होगा। जैसे कि अगर यहाँ से 0.75 आ रहा था तो 0.25 इसको, 0.25 इसको, 0.25 इसको। शर्त ये थी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास सब में क्या हो, सेम। ठीक है। अलबत्ता अगर मैं अलग अलग वैल्यूज लूँ तो अब डेफिनेटली इनवर्स रिलेशन है। तो वही वाली एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि अगर मैं कहूँ कि जनाब ये थी आपके पास, R1 को हमने 10 ओम रखा था, R2 को हमने रखा था 2 ओम्स, एंड R3 को रखा था 40 ओम्स का। तो देखो अब जिसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उसमें से जा रहा है, तो वो करंट जो है ना वो सुस्त करेंगे इंसान है, उसको आईसी, बस इंसान तो नहीं है लेकिन चीज है, वो आईसी है। वो देखेगा जहाँ पे कम मेहनत है ना वहां से ज्यादा करंट गुजर रहा होगा, कम से कम मेहनत 2 ओम के रेशियो में। तो आपके पास अब यहाँ पे I2 जीत गया, R2 जीत गया, सबसे ज्यादा करंट जो होगा ना वो R2 में से ज्यादा, उससे कम करंट जो इससे थोड़ी सी बड़ी रेजिस्टेंस थी उसमें पे गया था, क्या था, I1। और सबसे कम करंट जो होगा वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, दैट इज I3। तो वोल्टेज डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वोल्टेज ज्यादा होगा इन सीरीज सर्किट। करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट के अंदर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जहां ज्यादा है वहां पे करंट कम फ्लो कर रहा होगा, इनवर्स रिलेशन। हत्ता कि देखो अगर मैं एक तार यहाँ से लूँ और यहाँ से ऐसे जोड़ दूँ, इसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं लगाया, अगर कोई कंपोनेंट नहीं लगाया हुआ तो मतलब रेजिस्टेंस आइडियली जीरो कंसीडर कर ले। कि वायर की रेजिस्टेंस को अगर आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो आइडियली आपके पास जीरो रेजिस्टेंस, कि बेटा ये सारा का सारा करंट इसमें से गुजरेगा, इन तीनों को करंट कुछ भी नहीं मिलने वाला। दिस इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट। अगर मैं एक्स को डायरेक्टली वाई से कनेक्ट कर दूं जीरो रेजिस्टिव पाथ के थ्रू, तो ये जो करंट आ रहा था वो इधर से चला जाएगा, एंड इनमें से किसी को नहीं करंट मिलने वाला क्योंकि करंट आईसी है। दिस प्रेफर्स द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें सीरीज में नुकसान था ना, वो यहाँ पे फायदा है। तो क्या है कि देखो ये खराब हो गया तो फर्क ही नहीं है, अब करंट दो में डिवाइड हो रहा है, इन दो का करंट बढ़ जाएगा क्योंकि अब इसमें नहीं जा रहा ना। ये वाला खराब हो गया, करंट दो में से जा रहा है, तो करंट डिवाइड हो रहा है। तो एक पैराडाइज खराब होने से कभी भी दूसरे पैराडाइज को कोई फर्क, दूसरे कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब आपके घरों में जो कनेक्शन हुए हैं, एक रूम के अंदर पांच छह, दो तीन लाइट्स लगी हुई, ये सारी आपस में पैरेलल लगेगी। वरना ऐसा होता है कि अगर आप एक ऑन करते तो सारी एक साथ ऑन होती, एक बंद करते तो सारी एक साथ बंद होती, अगर एक खराब होती तो बाकी भी नहीं चल रही होती आपको। सीरीज का पैरेलल में ऐसा है कि एक को बंद कर दिया दूसरी चला दी। ठीक है ना, क्योंकि सबका करंट मैं अलग अलग यहाँ पे अगर स्विचेस प्लेस कर दूँ तो मेरी मर्जी है कि मैं किसको किस वक्त ऑन करना चाह रहा हूँ। एक को ऑन रखूँ, मैं सबको बंद कर दूंगी, सबको ऑन। आई बात समझ में? एक रिलेशन ओम्स लॉ का हम लोगों ने आई और वी का उसके केस में देखा था कि जब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो आपके पास वोल्टेज करंट पे प्रोपोर्शनल हो जाएगी, करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब सीरीज सर्किट के, सर्किट कॉम्बिनेशन के अंदर करंट किस तरह डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज किस तरह डिवाइड हो रहा है, ये देख लिया। एक आज की आखिरी चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी चीज की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम क्लासरूम को डेडिकेट करें, ठीक है ना। एक आखिरी चीज पढ़ लेते हैं, वो चीज क्या है कि एक बात हमने देखा कि जब रेजिस्टर्स को लगाया कॉम्बिनेशंस में तो करंट एंड वोल्टेज को डिवाइड किया, लेकिन रेजिस्टर्स मल्टीपल लग रहे हैं तो क्या सर्किट की कंबाइंड या इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम देख रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव कंबाइंड टोटल, कुछ भी नाम दो इसको,
इफेक्टिव रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस बोल देना बहुत अच्छा लगता है मुझे। टोटल का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि टोटल के वर्ड के अंदर एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और हर दफा हम ऐड करते नहीं, मतलब डायरेक्टली ऐड नहीं करते। ठीक है। अब देखो सीरीज में इफेक्ट कुछ और होगा, पैरेलल इफेक्ट कुछ और होगा। पहले सीरीज को, सीरीज में, अच्छा डायग्राम वही है ऊपर वाली जो हम डायग्राम देख रहे थे उसी को रेफर करेंगे। सीरीज में आपने बचपन से पढ़ रखा हुआ है कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकलती है वो आपके पास होती है आर टी। तो टोटल रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो जितनी भी रेजिस्टेंसेज आपके पास लगी हुई है उन सब का एल्जेब्रिक सम आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे। 10 10 10 की लगी थी 30 हो गए, 10 5 15 की लगी हुई थी आपके पास ये 30 हो गए, इस तरह से। ठीक है, दोबारा 30 हो गए। अच्छा, ये आया कहाँ से, मतलब रेंडमली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था ना, ये आया था ओम्स लॉ से। अब ओरेबल्स में इसको नहीं देखा था ये कहाँ से आ रहा था, ए लेवल्स में देखना पड़ेगा। एमसीक्यूज में भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, पेपर 2 के अंदर भी ड्राइव करवाया। तो देखो अगर यहाँ देखो सीरीज कॉम्बिनेशन को, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, और जो टोटल वोल्टेज है वो एक, जो इंडिविजुअली डिविजन हो रहे हैं उनका सम। ठीक है, जो हमने बात यहाँ पे लिखी। तो हम यहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि आपके पास इन सीरीज कनेक्शन जो टोटल वोल्टेज है वो बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं इसको कुछ चेंज करूंगा, मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा इसको मैं लिखूंगा IRT। अब यहाँ से ओम्स लॉ की एप्लीकेशन भी समझना। देखो अगर टोटल वोल्टेज निकाल रहे हो तो करंट भी टोटल होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी टोटल होनी चाहिए। अगर V1 निकाल रहे हो तो V1 में से जो जा रहा है करंट, मतलब V1 जिस पॉइंट के क्रॉस निकाल रहे हो वहां से जाने वाला करंट, और उसी की रेजिस्टेंस IR1। इसी तरह ये हो जाएगा IR2, और ये हो जाएगा IR3। अब यहाँ पे करंट क्योंकि सेम है आपके पास, ये एक सीरीज सर्किट है, तो करंट को कॉमन लिया जा सकता है। करंट को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये हो गया R1 R2 R3, और इस तरफ भी जो करंट है वो भी सेम वैल्यू रखता है। तो सेम वैल्यू रखते हैं तो भाई कैंसिल आउट कर दो, और आपके पास फाइनली रिलेशन आ गया RT, जो मैं ऊपर लिख दिया था ऑलरेडी। तो आया कहाँ से, वो ऐसे। तो इट्स नॉट रैंडमली डिसाइडेड कि बस ऐड कर देंगे, ओम्स लॉ से प्रूव हो रही है कि कंबाइंड इफेक्टिव रेशियोज आपके पास ये रहेगा। और अब अगर आप पैरेलल में सॉल्व करते हैं कि पैरेलल की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या रहेगी, तो देखो पैरेलल में ओलेवल से देख रखा हुआ है, पहले इसकी डायरेक्टली वैल्यूज लिख देते हैं। वो आती है 1/RT, मतलब अब डायरेक्टली वैल्यू भी नहीं आ रही है, रेसिप्रोकेट उनका रखे आ रही है, और उसको बाद में फिर हम प्रोसेस करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे उसका। 1/RT बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेशियोज तुम्हारे पास लगे हुए हों उनको ऐसे रेसिप्रोकल करके ऐड करते चले जाओ। ये चीज ऑलवेज में रहेगी, लेकिन ये क्यों है? अब देखो बहुत अहम है इस चीज को समझना यहाँ पे, सही है ना? क्यों है? अगेन आंसर इज ओम लॉ। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ देखो, वोल्टेज सब में सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है, ये टोटल करंट है, तो I1 I2 I3 के सम के बराबर है, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बातें। तो मैंने कहा कि आई टी बराबर था I1 I2 एंड I3 है। ठीक है, अब आई को मैं लिख सकता हूँ V/R, तो आई टी की बात हो रही है तो V/RT। अब मैंने V के ऊपर T1 2 नहीं लगाया क्योंकि वोल्टेज सेम है सर। V/R1 V/R2 एंड V/R3। देखो V सब में सेम है क्योंकि V की वैल्यू ही सेम है। जिस तरह वहां पे वोल्टेज को कांस्टेंट लिया था, करंट को कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट लो।
वोल्टेज को कॉन्स्टेंट दिया तो ये बना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर भी वोल्टेज की वही वैल्यू थी जो यहाँ थी, तो वी और वी कैंसिल आउट हुआ आपके पास, यहाँ से ये 1/R का रिलेशन आया। तो हमने रेंडमली डिसाइड नहीं किया था, ये अब हमें ओम्स लॉ ने प्रूव करके दी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप इसमें पहले 1/R1 R2 एंड R3। अब इसकी एग्जाम्पल सॉल्व कर देते, वैल्यूज वही रखते जो हमने ऊपर लिखी हुई थी, 10, 2 और 40, ठीक है ना। तो यही वैल्यूज को हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं। मैंने कहा था एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल में आपके पास R1 की वैल्यू was 10, R2 की वैल्यू 2 ohms थी और R3 की वैल्यू 40 ohms है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सीरीज के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो भाई यहीं से आंसर आ गया, जल्दी से सॉल्व कर देंगे कि सीरीज के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास निकल रही है वो 10 प्लस 2 प्लस 40, तो दैट बिकम्स 52 ohms। पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो छोटी छोटी सी वो है कैलकुलेशंस है, लेकिन पता है यहाँ पर भी बच्चे खासतौर पर पैरेलल सॉल्व करते वक्त जज्बात में बह करके गलती कर देते हैं। गलती क्या है वो यहाँ नहीं। तो मैंने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, पैरेलल के अंदर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप करोगे 1/RT, ये हो गया 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/40, ठीक है। तो दिस बिकम्स 0.1, 0.5 एंड 0.025, ठीक है। अब इसको ऐड कर दिया आपने, इसको ऐड कर दो तो 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.025, 0.625 ना। यहाँ पर बच्चा रुक जाता बोलते हैं कि आ गया आंसर, ये आंसर नहीं आया, ये अभी भी 1/RT है। आपको RT चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकेट करो। तो RT की वैल्यू आपके पास क्या होगी, RT की वैल्यू होगी 1/0.625। तो 1, this gives you 1.6 ohms, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगी वो 1.6 ohms। अब फर्क देखो, सीरीज एंड पैरेलल में सेम वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टर यूज किया था, इफेक्ट देखो कितना तब्दील हुआ। कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में जब निकाली तो रेजिस्टेंस 52 आ रही थी, और पैरेलल में वही तीन रेजिस्टेंस लगाए हुए थे, रेजिस्टेंस 1.6 आ रही थी। कंक्लूजन ये है कि जब आप सीरीज सर्किट में सीरीज में सॉल्व कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस को, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी आई। अगर सबसे बड़ी वैल्यू थी 40, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 52, उससे भी बड़ा। अब पैरेलल में जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो जो आंसर है वो सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा है। सबसे छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस की थी 2 ohms और आपका आंसर था 1.6 ohms। अभी थोड़ी कॉमन सी बात लग रही है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए एक अच्छी सी टिप है। तो तुम सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर लेट से कि मैं सॉल्व कर रहा था इसको और मेरा आंसर आया 2.2, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक की है, आंसर 2 से कम आना चाहिए, ठीक है जी। चले, यहाँ पर हमें और बहुत सारी चीजें अब प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है ना। तो आई बी एंडिंग दिस लेक्चर ओवर हियर, बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा लेक्चर, वरना मैं इसको यहाँ रोकूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस यहीं से स्टार्ट करेंगे, पैरेलल की कुछ मैथमेटिकल टिप्स देखेंगे और इसकी बड़ी सारी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करने। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे पास क्वेश्चंस पे बेस्ड है, तो प्रोबेबली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स उसके अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। So meet you in the next lecture, बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।